नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीरे से प्रोश में। तो कल तक हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो रहेगा इंटेलिजेंस के ऊपर। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर पढ़ना है हमें बुद्धि, और बुद्धि को हमें पढ़ाइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से जो है आपके हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पक्का बनता है, जो आपके सिद्धांत से संबंधित होता है। मतलब कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, जैसे एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो ये सारे सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। तो उससे पहले हम जो है आज देखेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है ना, उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, क्लियर है ना, किस तरह से बुद्धि को मापा जाता है, आईक्यू क्या है ना, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बुद्धि और बुद्धि की परिभाषाएं। तो चलिए आ जाइए। बुद्धि जिसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मैं बाल विकास का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं, है ना। चलिए, तो बुद्धि की जब बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो बुद्धि जो है, ध्यान दीजिए, बुद्धि की सबसे पहले परिभाषा अपन देखेंगे किनके शब्दों में, भाई टर्मन के शब्दों में। किसी शब्दों में, टर्मन। टर्मन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट अपन कहें, अपन किसके क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में। इन्होंने कहा, क्या कहा पता है, बुद्धि को लेके इन्होंने कहा कि टर्मन साहब ने कहा कि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त विचार, अरे भाई हम लोग बैठे बैठे दुनिया भर की बातें नहीं सोचते रहते, है ना। कभी अपन सोचते हैं कि यार अभी एमपीटेट का एग्जाम होगा नहीं होगा, है ना, कैसे तैयारी करें, कितना समय है, लगातार बढ़ती जा रही है इसकी डेट, है ना। तो ये जो अमूर्त विचार हैं, इनके संदर्भ में सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। अमूर्त विचारों के संदर्भ में, अमूर्त मतलब कल्पनाओं में बहते रहना, है ना। अमूर्त अमूर्त दो चीजें होती हैं, मूर्त वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अमूर्त वस्तु जिनको अपन देख नहीं सकते, क्लियर ना। मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। तो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। किसने कहा, टर्मन ने कहा। नोट करिएगा, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता बुद्धि है ना। क्लियर है। चलिए, ये किसने कहा, टर्मन महोदय ने कहा कि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। देखिए परिभाषाएं 5-6 वैज्ञानिकों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज परिभाषा दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस परिभाषा को किसने दिया, है ना, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए दूसरी परिभाषा अपन लोग देखेंगे बुड्रो के शब्दों में। किसके शब्दों में, बुड्रो। बुड्रो साहब कहते हैं ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बुद्धि कैसे, देखिए मतलब सॉरी, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। आपको याद है पियाजी का मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नहीं, पियाजी जी का संज्ञानात्मक बुद्धि का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ज्ञान की परिभाषा बताई थी। ज्ञान का संबंध बुद्धि से नहीं है ना। ज्ञान तो बुद्धि को परिष्कृत करने का एक रूप है ना। तो ज्ञान बुद्धि को परिष्कृत करता है। बुद्धि अपने आप में एक ढांचा है, जब तक उसमें ज्ञान नहीं होगा तब तक बुद्धि किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से बुड्रो यही कह रहे हैं कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक ढांचा चाहिए। जब तक बुद्धि नहीं हो जब तक उसमें ज्ञान नहीं आएगा, है ना। तो बुड्रो साहब का कहना है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या है, बुद्धि है। अर्जन करने की क्षमता, अर्जन
करने की क्षमता है ना। मेरे साथ आप लोग नोट करिएगा, क्षमता बुद्धि है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या है? बुद्धि। कौन कहते हैं? बुड्रो जी कहते हैं। कौन कहते हैं? बुड्रो। क्लियर है? चलिए, है ना। अब देखते हैं अपन वुडवर्थ जी के शब्दों में। वुडवर्थ, अच्छी परिभाषा इनकी भी। वुडवर्थ कहते हैं कि वुडवर्थ जी कहना है कि जो बुद्धि है ना, वो क्या कहती है पता है आपको? कार्य करने की विधि है। मतलब जो भी आप कार्य करते हैं, है ना, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, तो वो कार्य करने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो क्या है? बुद्धि है ना। कार्य करने की विधि ही क्या है? बुद्धि है। कार्य करने की विधि है कौन? बुद्धि, है ना। कौन कहते हैं? वुडवर्थ जी कहते हैं। ठीक, इसके बाद कौन आएंगे? आपके थांडाइक जी आएंगे, फिर काल्सनिक आएंगे, है ना। एक एक करके सारी परिभाषा हम लोग देखते हैं। उससे पहले अपन जानते हैं हैनमोन को। हैनमोन जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, देखना क्या कहते हैं हैनमोन जी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हैनमोन जी कहना यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ। देखिए, हैनमोन जी कहते हैं कि बुद्धि में कुछ मुख्य तत्व होते हैं। दो प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं। वो कहते हैं ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। देखिए, परिभाषा थोड़ी सी बोरिंग होगी, पर अपने को पढ़ना तो है ना, है ना। तो हैनमोन जी कहते हैं कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, दो प्रमुख तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान, है ना। मैंने पहले ही बोला कि बुद्धि एक ढांचा है, उस पर जो भरा हुआ है ना वो ज्ञान है ना। तो ज्ञान की क्षमता मतलब एक बुद्धि जो है उसमें कितना ज्ञान आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और उसमें निहित ज्ञान, उपस्थित ज्ञान ही क्या है? बुद्धि है। बुद्धि में दो मुख्य तत्व होते हैं। बुद्धि में दो मुख्य तत्व होते हैं। एक है आपकी ज्ञान की क्षमता, सॉरी, और दूसरा है निहित ज्ञान। ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। क्लियर है? ठीक है, ज्ञान की क्षमता निहित ज्ञान, है ना। किसने कहा है? हैनमोन जी ने कहा। ये किसके हो गए? ये चार परिभाषाएं हो गई। दो परिभाषा अपन लोग और देखेंगे, थॉर्नडाइक के शब्दों में और काल्विन के शब्दों में देखेंगे, फिर बैचलर के शब्दों में देखेंगे। एक एक करके चार परिभाषाएं और हैं जो हमें देखनी है। तीन परिभाषाएं, सॉरी, थॉर्नडाइक, काल्विन और बैचलर, है ना। ये आप लोग नोट करिए, फिर अपन देखते हैं थॉर्नडाइक जी के शब्दों में। चलिए अब देखते हैं थॉर्नडाइक जी के शब्दों में। थॉर्नडाइक जी, आपको याद है इनका सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, है ना। दिल्ली पर प्रयोग था इनका। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि इनकी बहुत अच्छी परिभाषा है बुद्धि को लेकर। ये कहते हैं सत्य या तथ्य की दृष्टि से, सत्य या तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही बुद्धि है। क्या? सत्य या तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही या उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि, है ना। सत्य या तथ्य की दृष्टि से, सत्य या तथ्य की दृष्टि उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति, प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्लियर है? चलिए, सत्य या तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रियाओं, जो हम या उत्तम हमारे द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है ना, सत्यों पर आधारित या फिर तथ्यों पर आधारित,
उसकी शक्ति क्या है? बुद्धि। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कॉल्विन के शब्दों में। कॉल्विन, थोड़ा सा ठहरिएगा, छोड़िएगा नहीं क्लास को, क्योंकि बने रहिए, परिभाषाएं जरूरी है ना। इसके बाद सिद्धांत देखना, बहुत ही मजेदार सिद्धांत है, आज हम सिद्धांत भी करेंगे, ठीक है। कॉल्विन साहब क्या कहते हैं, देखिए कॉल्विन साहब कहते हैं यदि व्यक्ति ने या फिर बच्चे ने वातावरण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है या कर सकता है तो वो क्या है? बुद्धि है। अरे भाई, हम समाज के साथ या परिवार के साथ अपने खुद का संबंध स्थापित करते हैं, नहीं करते? संबंध जिन तथ्यों पर या फिर जिन अवधारणाओं के साथ स्थापित करते हैं वही क्या है? बुद्धि है ना। यदि व्यक्ति ने या बच्चे ने वातावरण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है ना, या कर सकता है, तो वो क्या है? बुद्धि है। क्लियर? कॉल्विन साहब, यदि व्यक्ति ने वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर लिया है सॉरी या कर सकता है तो उसमें बुद्धि है। क्लियर है? मतलब यदि व्यक्ति वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर लिया है या कर सकता है तो उसमें क्या है? बुद्धि। कौन कहते हैं? कॉल्विन साहब कहते हैं। क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? चलिए देखते हैं अपन एक और परिभाषा डी बेसलर के शब्दों में, बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे मान्य परिभाषा इन्हीं की है। किसकी? डी बेसलर की। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, सबसे मान्य परिभाषा है इनकी। ये कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। देखिए बहुत प्यारी परिभाषा दी इन्होंने। ये कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, अर्थात व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करता है तो उद्देश्यपूर्ण करे, पहली बात। तार्किक चिंतन करे, मतलब कोई भी चिंतन करता है, किसी भी समस्या का समाधान करता है तो तर्क के आधार पर करे, क्या, क्यों, कैसे, ये वाली बातें अवश्य होनी चाहिए, वहीं पे तर्क होता है, तार्किक चिंतन करने। और तीसरी बात, वातावरण के शांत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करना, अर्थात यदि आप वातावरण में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आप प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करें, डल होके नहीं। तो ये सारी योग्यता यदि किसी व्यक्ति के अंदर है या बच्चे के अंदर है तो वो है आपका बुद्धि। क्या? बुद्धि। क्लियर है? चलिए देखिए, यदि व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करे, व्यक्ति में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य, तार्किक चिंतन और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता, बुद्धि है। क्लियर? यदि व्यक्ति में उद्देश्यपूर्ण कार्य, तार्किक चिंतन और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता हो तो वह बुद्धि है। तो ये हमारे 7 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए क्या हैं? बुद्धि को लेके परिभाषाएं हैं
जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है लगातार बने रहिए, है ना, क्योंकि बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में आपके 2 नंबर से 3 नंबर प्रश्न पक्का बनते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर अपन बुद्धि के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। देखिए सिद्धांत से ही ज्यादातर प्रश्न बने हैं, परिभाषाओं से कभी कभी देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको, थ्योरी ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। आप प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, है ना। बुद्धि का सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत देखेंगे अपन लोग, एक कारक सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या? एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था आपके अल्फ्रेड बिने साहब ने। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने साहब। ऐसा पूछा, सीधे क्वेश्चन पूछा सीटेट 2018 के एग्जाम में, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? आप बताएंगे, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का मानसिक कारक सिद्धांत किसने दिया? ऐसे ही पूछ ले घुमा के, तो आप बताओगे अल्फ्रेड बिने ने। क्यों? अरे भाई, बुद्धि का सिर्फ एक कारक सिद्धांत दिया, किसने? अल्फ्रेड बिने ने। और वो कारक कौन सा था? मानसिक कारक था। क्लियर? ऐसा ही पूछेगा, बुद्धि को अविभाज्य इकाई किसने कहा है? अविभाज्य इकाई, वो है आपके अल्फ्रेड बिने साहब। क्लियर है? चलिए देखते हैं, लिखिए मेरे साथ। इसको देने काम दिया था अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने, इन्होंने दिया, इन्होंने ही इसको अविभाज्य इकाई बताया। बुद्धि को अविभाज्य इकाई मतलब इसको और दूसरे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, ये अविभाज्य है। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि को एक कारक माना, बुद्धि को एक कारक माना, एक कारक, है ना। तीसरी बात, चौथी बात, सॉरी, बुद्धि सिर्फ मानसिक, बुद्धि जो होता है ना, सिर्फ मानसिक कारक पर निर्धारित होता है, और वही मानसिक कारक बुद्धि की समस्त कार्य को संचालित करती है। बुद्धि में सिर्फ मानसिक कारक होता है, सिर्फ मानसिक कारक होता है जो बुद्धि के समस्त कार्यों को संचालित करता है। क्लियर है? बुद्धि में सिर्फ मानसिक कारक होता है, किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने। अविभाज्य का ही होता है, बुद्धि एक कारक है। आया समझ में? ये 4 बातें एक कारक सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक और सिद्धांत भी कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत, या बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं, ना, निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुश क्या कहेंगे उसे? निरंकुश, हाँ, निरंकुश है ना, ऐसा निरंकुशवादी सिद्धांत। क्लियर है? सबसे प्राचीन सिद्धांत भी है एक कारक सिद्धांत। तो ये है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने जी ने कहा। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, सिर्फ उसमें मानसिक कारक होता है जो बुद्धि के समस्त कार्यों का संचालन करता है। बुद्धि को और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, बुद्धि एक कारक होता है। आया समझ में? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, फिर अपन देखेंगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चलिए देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। जब बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको देने काम करेंगे आपके स्पीयरमैन साहब। कौन करेंगे? स्पीयरमैन साहब। स्पीयरमैन साहब ने कहा, स्पीयरमैन ही वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि को 2 कारकों में डिवाइड किया, अर्थात उसको विभाजन किया। इसका मतलब प्रश्न ऐसे बनेगा, बुद्धि का सबसे पहले विभाजन किसने किया? आप बताएंगे
स्पीयरमैन साहब ने, इन्होंने बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई नहीं बल्कि विभाज्य इकाई, उसका विभाजन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्धि को दो कारकों में डिवाइड किया, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी मतलब होता है आपका जनरल फैक्टर और दूसरा एस मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। दोनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने ही बुद्धि को विभाज्य माना, है ना। किसने माना? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन, है ना, बुद्धि को विभाज्य इकाई, बुद्धि को विभाज्य इकाई, और इन्होंने दो भाग में बांटा। एक भाग था आपका जी फैक्टर, दूसरा भाग था आपका एस फैक्टर। जी मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस, समान मानसिक योग्यता, ऐसे कर लो, सामान्य मानसिक योग्यता। दूसरा है आपका विशिष्ट मानसिक योग्यता। क्लियर है? एक मिनट जरा इंक भर लो। देखिए जब अपन बात करते हैं जी फैक्टर की, एक ही करके सारे फैक्टर देखेंगे। जी फैक्टर से अपन लोग कहते हैं समान मानसिक योग्यता। इसकी जब बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है वंशानुक्रम अर्थात जन्मजात वंशानुक्रम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, कम या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज ये जो होता है सामान्य कार्य में मदद करता है, व्यक्ति किसी में का मदद करता है, सामान्य कार्य में मदद करता है, क्लियर ना, कार्य में मदद। चौथी बात जी फैक्टर, ध्यान रखिएगा, जो हम आईक्यू मापन करते हैं ना, बुद्धि का मापन करते हैं ना, इसी जी फैक्टर से करते हैं, है ना। बुद्धि का मापन इसी में करते हैं, इसी फैक्टर से करते हैं ना, बुद्धि का मापन इसी से करते हैं, ठीक है। ये जी फैक्टर। इसके बाद बात करते हैं अपन एस फैक्टर। किसकी बात करते हैं? एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात ये अर्जित होती है, इसको हम प्राप्त करते हैं, है ना, अर्जन होता है। अब जब हम बात करते हैं किसकी? एस फैक्टर की। तो एस फैक्टर की जब बात करते हैं अपन लोग, तो इसमें खास बात ये होता है, मान लो कि बच्चा, और ये वातावरण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये वातावरण से। जब बच्चा ना जन्म ले लेता है और जब वह ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद मान लो वो 6 साल का है और फुटबॉल खेलने में बहुत मस्त है, अच्छा फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलने में अच्छा है, तो उसका जी फैक्टर अच्छा होगा। क्यों पूछो? अरे भाई उसको वंश क्रम से मिला है वो चीज, उसके परिवार में कोई ना कोई पक्का क्या कर रहा होगा, फुटबॉल खेलने में अच्छा हो। तो परंतु जब वह फुटबॉल अभी खेल रहा है, पर फुटबॉल खेलने के कला वो प्राप्त किया है, अर्जित किया है। देखो उसके वंश मतलब उसके गुणसूत्र में मौजूद है ऑलरेडी कला, परंतु उसको सीखा कहाँ है? वातावरण में आकर, एस फैक्टर में, स्पेसिफिक फैक्टर में, है ना। इसको मैं एक ग्राफ के तौर पे सिखाऊंगा। अभी आप इतना सीखो कि एस फैक्टर क्या होता है, अर्जित होता है, वातावरण में आने के बाद प्राप्त होता है, क्लियर ना। इसको अभी आप नोट करो, फिर एस फैक्टर को मैं ग्राफ के तौर पे सिखाऊंगा, तो देखना आराम से जाएगा समझ में, ठीक है। इसको पर नोट करिए आप। मैंने कहा आपको एस फैक्टर विशिष्ट कारक, इसको अपन एक ग्राफ के तौर पे समझेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ठीक है ना, ये आपका जी फैक्टर, क्लियर। पहले मैं बना देता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको पूरा अच्छे से। एक एक चीज देखिए जरा ध्यान से, है ना। देखिए S1
S2 S3 S4 S5 S6। इसको मैं लेता हूँ भाषा, इसको गणित, विज्ञान, खेल, और क्या ले सकते हैं अपन, इसके अलावा संगीत, संगीत से, और यहाँ डांस कर दो। क्लियर? देखिए ये इतना सारा भाग आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक फैक्टर का है। यदि कोई बच्चा भाषा में अच्छा है ना, तो उसका जनरल फैक्टर ऑटोमेटिक क्या होगा, अच्छा होगा, तभी वो स्पेसिफिक होगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखना। बच्चा जब वातावरण में आता है ना, तो अभ्यास और पुनरावृत्ति के द्वारा चीज़ों को बेहतर करता है। ठीक, उसके अंदर पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं। एक बच्चा डांस में अच्छा है, किसी में अच्छा है डांस में, तो उसका जनरल फैक्टर पक्का कुछ ना कुछ बेहतर होगा। उसके परिवार में या फिर उसके वंश में कोई ना कोई डांस में अच्छा रहा होगा। इसलिए जब वो बाहर आया, जब वातावरण के संपर्क में आया, तो वो अभ्यास कर करके इतना सारा उसने कवर कर लिया। देखिए इतना मैटर जनरल फैक्टर क्या रहता है, इतना मैटर हर जगह पे आपको। यही जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए आज हमने बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के दो सिद्धांत किए हैं। अभी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत बचा है ना, बहुकारक सिद्धांत बचा है ना, फिर उसके बाद फिर ये जो त्रितल सिद्धांत बचा है ना, स्टर्नबर्ग जी का। ठीक है, तो ऐसे थॉर्नडाइक है, गार्डनर साहब हैं, फिर है ना टर्मन साहब हैं। फिर अपन देखेंगे बुद्धि का मापन, IQ टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो ये अभी करीब दो लेक्चर और जाएगा, है ना। तो क्योंकि कल तक हम बुद्धि के सिद्धांत कंप्लीट कर लेंगे और फिर परसों तक हम बुद्धि के मापन करेंगे। बुद्धि का मापन कैसे करेंगे, IQ टेस्टिंग, हाउ टू IQ टेस्ट। फिर अपन देखते हैं, फिर जो चैप्टर आप बताएंगे वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिएगा आप लोग, रिवाइज करिएगा, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। CTET में भी 1 महीने ही बचे, मान के चलिए आप, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। CTET से पहले मैं कवर करा दूंगा आपका एग्ज़ाम, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है, लेक्चर जो है, आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 20 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा CDP का। और फिर अपन रिवीजन मारेंगे क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा। थैंक यू सो मच।